आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 का मॉडल प्रश्न को हल करते हैं, जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा समय समय पर अभी जारी किया जा रहा है। इस संस्था डाइट द्वारा जो प्रश्न जारी किए जा रहे हैं उनकी संख्या विज्ञान में 52 है, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और शेष शॉर्ट आंसर टाइप है। कुछ 8 क्वेश्चन और 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं जो 2 अंक स्तरीय हैं। फिर एक जो शॉर्ट आंसर टाइप है वह 3 अंक स्तरीय है और इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप है जो 5 अंक स्तरीय है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो सामने है यह 2 अंक स्तरीय है, जिसको हल किया जाए। इसमें देखिए प्रश्न उसका प्रश्न संख्या 31 है। क्या है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से 2 या अधिक उत्पाद बनते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया करते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया यही है कि एक अभिकर्मक से 2 या अधिक उत्पाद बनते हैं जब उसे गर्म किया जाता है। जैसे उदाहरण भी यहाँ है कि आयरन सल्फेट है, जब इसको गर्म किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाता है, ये चूना पत्थर है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है उसमें कि कार्बन के अपरूपों के नाम लिखिए तथा उनका संकेत लिखिए। तो ये देखिए, ये तो कार्बन के अपरूप हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरीन है। तो ग्रेफाइट में जो एक कार्बन परमाणु होता है वह अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और जो हीरा है उसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जिसके कारण यह हार्ड होता है। हार्डनेस का या कठोरता का इसमें यही कारण है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तीसरा फुलरीन है। यह तो अमेरिका के वैज्ञानिक बकमिंस्टर फुलर ने खोज किया, तो उसी के नाम पर फुलरीन रखा गया है। तो इसमें कार्बन जो है फुटबॉल की आकृति में, कार्बन के परमाणु जो है फुटबॉल की आकृति में जुड़े होते हैं तथा इसके बनने में, संरचना में, इसके एक अणु की संरचना में कार्बन के 60 परमाणु भाग लेते हैं। तो इसका ये उत्तर है। अगला है कि प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न समीकरण को पूर्ण करें। तो ये समीकरण है कि NaOH प्लस HCl, और अगर ये अभिक्रिया करता है तो यहाँ A प्लस B होगा। तो इसका उत्तर भी हमने यहाँ लिख दिया है कि जब NaOH प्लस HCl रहेगा तो बनेगा NaCl प्लस H2O। मतलब हम ये क्षार प्लस अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो ये एक दूसरे को उदासीन करते हुए लवण और जल का निर्माण करेंगे। फिर उसी में सेकंड है कि Zn प्लस H2SO4 अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। वहाँ फिर A प्लस B के स्थान पर यहाँ हमने बना दिया है कि ZnSO4 प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है 34 प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है वह फोकस दूरी होता है। मतलब कि फोकस दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F = R/2। तो यहाँ R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यह होगा उसका आंसर। अगला देखिए प्रश्न है, प्रश्न 35 है कि A और B 2 ठो इसका खंड है। ए में है कि सामान्य नेत्र के दूरबिंदु कितना होता है,
और बी है कि सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है और जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो इसको भी हम लोग पढ़े हैं कि किसी उद्दीपन के प्रति अचानक और बिना सोचे समझे की गई अनुक्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया हम लोग कहते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन क्या होता है, वह कुछ भी होता है जो हमें कुछ करने के लिए विवश करता है, उसी को हम उद्दीपन करते हैं। तो उस उद्दीपन के प्रति अचानक और बिना सोचे समझे की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद रंध्र के कार्य, इसको लिखना है। रंध्र के कार्य को लिखें, ये प्रश्न है अगला प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा कि रंध्र क्या काम करता है। तो रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया में भाग लेता है। अगर रंध्र खुला रहता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, पत्तों की सतह से पत्तियों में ये जो रंध्र पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर दोनों तरफ ये रंध्र पाए जाते हैं और जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है उसमें ये भाग लेते हैं। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के समय गैसों के आदान प्रदान में ये भाग लेते हैं। मैंने प्रकाश संश्लेषण में जब प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है जिसको बाहर छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। और श्वसन में तो ये सामान्य प्रक्रिया है, हमेशा जो होने वाली प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर में, तो ऑक्सीजन लिया जाता है और उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान में इनका उपयोग होता है रंध्र का। और आगे क्या है कि पत्तों से जल की क्षति को रोकने में इनका उपयोग होता है। देखिए, जब गर्मी के दिनों में अधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया जब होने लगती है तब ये पत्तों पर जो रंध्र होते हैं वह दोपहर के समय में बंद हो जाते हैं, जिसके कारण कि पत्तों से अधिक जल का क्षय न हो। इस प्रकार जल की क्षति को रोकने में भी रंध्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या इसको एस्टोमेटा भी कहते हैं। अब तो देखिए, ये 2 अंक स्तरीय था, अब 3 अंक स्तरीय है। तो 8 क्वेश्चन था, 8 में से 6 क्वेश्चन का जवाब करना है। फिर नीचे भी ये 8 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि 6 क्वेश्चन का आंसर करना है जो 3 अंक स्तरीय है। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 39 है। ये पूछता है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण से धातु को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो संक्षारण की परिभाषा हम लोग देंगे, किसी वस्तु का अम्ल क्षार वायु वर्षा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने पर वस्तु के संपर्क सतह का ह्रास होने लगता है, इसे संक्षारण कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु अम्ल के संपर्क में है, क्षार के संपर्क में हो या वायु के संपर्क में हो, वर्षा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में होता है, तो इस स्थिति में वस्तु का जो सतह संपर्क में होता है इन क्षारकों या अम्लों के संपर्क में, तो उस सतह का क्षय होता है, क्षय होने लगता है और इसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मिट्टी के बर्तन में अगर आप नमक देखते हैं कि साधारण नमक अगर रख दीजिए तो वो भी संक्षारित होने लगता है। अम्ल के द्वारा संक्षारण होता है और इसी प्रकार क्षार वायु वर्षा सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी संचारण होता है। जैसे देखिए, जो मकान होता है, भवन जो होता है, उसका हम लोग जो दीवार को पोचारा करते हैं, वाइट वॉश करते हैं चूना के द्वारा, तो वह लाइट देता है प्रारंभ में, लेकिन धीरे धीरे साल भर के बाद फिर वो समाप्त हो जाता है तो हमें फिर पोचारा करना पड़ता है। तो वह क्यों, उसका रंग धूसर पड़ जाता है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण उसका रंग धूसर पड़ता है। इसके साथ फिर वर्षा होती है ना, तो वर्षा में अम्ल होती है जिसको अम्ल वर्षा भी कहते हैं, उसके द्वारा भी जो दीवार की सतह होता है उसको क्षति पहुंचता है। और फिर इसी प्रकार और वायु के संपर्क में रहने से भी, जैसे देखिए जो चांदी होता है, चांदी की सतह का काला पड़ जाना, तो उसमें वायु में जो सल्फर उपस्थित होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, उससे सल्फर अभिक्रिया करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिस कारण उसका सतह काला पड़ जाता है। तो इस प्रकार
ये संक्षारण होता है। जैसे कि ये उदाहरण भी दिया है, लोहे में जंग का लगना है, चांदी का सतह का काला पड़ना, तांबे के बर्तन के सतह पर हरे रंग का परत चढ़ना। तो यह रंग का परत चढ़ता है, ये तांबा का बर्तन जो है वायु के संपर्क में होता है ना, तो कापर कार्बोनेट का निर्माण करता है, और कापर कार्बोनेट का रंग हरा होता है, और यही कारण है कि तांबे का बर्तन का सतह हरा रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार ये संक्षारण का उदाहरण है। अब इसको कैसे बचाया जाता है, तो इसको बचा सकते हैं पेंट करके, ग्रीस लगा करके, जसद लेपन माने जस्ता के उस पर लेपन करके, क्रोमियम लेपन होता है, जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल का जो हैंडल होता है वह चमकता है तो ये क्रोमियम लेपन होता है, एनोडीकरण करके, या मिश्रातु बना करके धातुओं को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्न का IUPAC नाम लिखिए। CH3 CH2 CH3 C2H5OH और CHCOOH। तो ये जो है हम देखते हैं कि 3 कार्बन परमाणु इसमें है, तो ये नॉर्मल प्रोपेन है। और C2H5OH का आप जानते ही हैं, इसका IUPAC नाम का होगा। ऐसे तो इथाइल अल्कोहल है, लेकिन इसका IUPAC नाम एथेनॉल है। और ये HCOOH है, इसका नाम मेथेनोइक अम्ल होगा। अगला प्रश्न देखिए है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। तो पौधा के किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ता किसी से नए पौधे को उगाना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस विधि द्वारा देखिए किसका, गुलाब हो गया, उड़हुल हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, तो इन सब पौधों को उगाया जाता है, तो इसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करने के लिए कहता है। तो हरे पौधे के पत्ते जो होते हैं सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें देखिए इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपचयित होकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है। यहाँ पर इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका समीकरण दर्शा दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल इनके द्वारा सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और उप उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद देखिए ये ऑक्सीजन गैस होता है और ये बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार इनका उत्पन्न ये उत्पाद बनते हैं। अगला प्रश्न है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन में क्या अंतर है। तो देखिए जाइलम में और फ्लोएम में पदार्थों का तो वहन होता है दोनों में, लेकिन अंतर क्या है। तो जाइलम में एक दिशीय प्रवाह होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर केवल पौधों में ये होता है। जाइलम के द्वारा जो जल और खनिज लवण होते हैं वह मिट्टी से जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और केवल ऊपर की ओर भेजे जाते हैं एक ही दिशा में। इसको एक दिशीय प्रवाह कहते हैं। जबकि फ्लोएम में पदार्थों का जो वहन होता है वो दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा दूसरा अंतर है कि जाइलम द्वारा जल और खनिज लवण जो मिट्टी से अवशोषित किए जाते हैं उन्हें जड़ के शीर्ष की ओर भेजा जाता है, जबकि फ्लोएम पत्ता में बने हुए भोजन को चालनी नलिका, मतलब फ्लोएम में एक विशेष संरचना होती है चालनी नलिका, उसकी सहायता से ऊपर और नीचे दोनों तरफ भोजन को भेजा जाता है। तो और एक और अंतर जैसे इसमें है कि जाइलम में पदार्थों का वहन जो होता है, जैसे जल और खनिज लवण का जो वहन होता है, तो कुछ तो रूट प्रेशर नीचे से जो मूल दाब जड़ का दाब होता है उसके कारण पानी और खनिज लवण को ऊपर भेजा जाता है, और फिर ऊपर की ओर पत्तों से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके कारण चूसन बल उत्पन्न होता है और उसके द्वारा नीचे से पानी को खींच लिया जाता है। तो इस प्रकार पानी और खनिज लवण ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन फ्लोएम में कार्य जो होता है स्थानांतरण का कार्य, जो ये भोजन को यहाँ से वहाँ एक भाग से दूसरे भाग में भेजा जाता है, तो ऊर्जा का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उस लेंस का नाम बताइए जो उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जो सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तथा तीसरी स्थिति भी पूछा है कि उल्टा और ह्रासित प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसे लेंस, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग सीखे हैं। तो उसमें
इसमें पूछता है कि उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अवतल लेंस में तो हम जानते हैं कि उसके द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आवर्धित प्रतिबिंब बनता नहीं है, छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है और सीधा होता है हमेशा, इसलिए उसमें तो होगा नहीं। तो ये उत्तल लेंस में हम देखते हैं कि उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु को अगर रखा जाए, देखिए यहाँ उत्तल लेंस तीनों का आंसर है कि उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब भी उत्तल लेंस में बनता है, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब भी उत्तल लेंस द्वारा बनेगा, उल्टा और ह्रासित माने छोटा प्रतिबिंब भी उत्तल लेंस के द्वारा ही बनेगा। कैसे कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को सी और F1 C1 और F1 या इसको C1 को 2F1 भी कहते हैं लेंस में, तो 2F1 और F1 के बीच में रखा जाता है, तब इस प्रकार उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होगा। फिर बी का जो है उसका आंसर है उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने F1 और O माने प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं, तब जो प्रतिबिंब होगा सीधा होगा और आवर्धित होता है। तीसरी स्थिति, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत तथा C1 या 2F1 के बीच रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, तो ह्रासित इसी को कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए है कि एक डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर शक्ति के दोष निवारक लेंस का आदेश देता है, चश्मा बनाने के लिए आदेश देता है। तो लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, तो F बराबर हो जाएगा 1/P। तो P का मान दिया हुआ है 1.5 डायोप्टर होता है, उसी मान को यहाँ रख देते हैं और इस प्रकार हम लोग प्राप्त करते हैं कि इसका मान आता है 0.67 मीटर, यही उत्तर होगा। और देखिए 46वां प्रश्न दिया हुआ है। क्या 46वां प्रश्न क्या दे रहा है? अगला कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखना है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम यह पूछा है इसमें। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? इस नियम के अनुसार होता है कि हम लोग अगर बायां हाथ ये है, ये बायां हाथ की तर्जनी देख रहे हैं ना, ये तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों, देखिए ये तीनों ऐसे रहेगा, लंबवत रहेगा, एक दूसरे के लंबवत। ऐसे आप कीजिएगा, फैलाइएगा, बनाइएगा हाथ को, तो इस प्रकार ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो क्या होगा? कहता है कि अगर इस प्रकार फैलाएं हम तीनों उंगली को, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को अगर हम इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि उसमें तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, तो अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को निरूपित करेगा या चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। यही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। तो इस प्रकार जो डाइट द्वारा प्रश्न दिया गया है उसमें अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय का हम आंसर कर दिए हैं और इसको अभी हम इस पर अपलोड कर रहे हैं। फिर शेष जो प्रश्न 4 और प्रश्न दिया गया है जो 5-5 नंबर का है, हल करना है। तो उसमें चित्र बनाना है, डायग्राम भी बनाना है और लॉन्ग आंसर टाइप है, उसको हम अगले वीडियो में हल करके इस पर अपलोड करेंगे। तो इसको अगर आप समझ गए होंगे, इसको पढ़िए, एक सरसरी निगाह से देख दीजिए, अगर आता भी है तो भी सरसरी निगाह से देख दीजिए, और अगर समझे होंगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।